हेलो एवरीवन, दिस इज इकबाल। देखिए, आज इस वीडियो में ऑर्गेनाइजेशन के हम बेस और उस आधार पे ऑर्गेनाइजेशन के टाइप को देखने जा रहे हैं। इसमें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो बुक है उसके चैप्टर जो है ऑर्गेनाइजेशन का, उससे हम ये डिस्कस कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन में दो पार्ट हमने बना दिया है, जिसमें पहले पार्ट में जो है पार्ट 1 जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। पार्ट 1 में हमने ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग वगैरह देखा हुआ है, मीनिंग एंड डेफिनेशन। और पार्ट 2 में जो है आपको इसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की है। ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उनको हमने देखा हुआ है। इसमें जो है हम आपको बता दें कि इसमें हम बेस की चर्चा करेंगे और बेस के जितने भी प्रोज एंड कॉन्स हैं उनको देखेंगे। अब देखिए, लूथर गिवली के अकॉर्डिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन के 4 बेसेज होते हैं, जिनको हम 4 P's भी कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस। ये 4 P's हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के इसेंशियल बेस हैं, यानी स्तंभ बोल सकते हैं आप। विदाउट बीज बेसिस कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एटलीस्ट एक बेस होना जरूरी हो जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस के लिए। अब इनको हम एक एक करके देखते हैं। पहले हम पर्पस को देखते हैं, इसका एक्चुअल मीनिंग देखेंगे, फिर इसके बाद इसके मेरिट और डिमेरिट की बात करेंगे। अब देखिए, जो पर्पस है इसका क्या मतलब? इट मीन्स फंक्शन परफॉर्म्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या फंक्शन करता है, उस आधार पे ये ऑर्गेनाइजेशन आधारित होता है। यानी इसका जो स्तंभ है, ये ऑर्गेनाइजेशन का जो क्रिएशन होता है वो फंक्शन के आधार पे होता है। इस आधार पे जो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है उनको पर्पस या फंक्शन प्रिंसिपल भी कहा जाता है। यानी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन फंक्शन और पर्पस, है ना। पर्पस के आधार पे, इस फंक्शन के आधार पे या पर्पस के आधार पे जो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होते हैं वो उनके कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट। अब देखिए, डिफेंस डिपार्टमेंट है ना। अब डिफेंस का भी एक पर्पस है ना। सिक्योरिटी इज द मेन पर्पस ऑफ द डिफेंस डिपार्टमेंट, सुरक्षा प्रदान करना लोगों को, बॉर्डर को। उसी तरह हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है कि लोगों के हेल्थ का ख्याल रखना, है ना। हेल्थ से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करना और लोगों के हेल्थ के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं उनको ध्यान में रखना। वैसे ही लेबर डिपार्टमेंट जो है, इसका काम होता है कि वेलफेयर ऑफ लेबर प्रोवाइड करना, यानी लेबर के जो वेलफेयर है उसको, उसका देखभाल करना और लेबर प्रोवाइड करना, है ना। अब इस बेसिस पे जो है आप और भी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल अपने मन में सोचिए, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है और भी पर्पस के आधार पे, है ना। कमेंट में बताइए कि जो बैंक है वो क्या पर्पस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखिए, इसके मेरिट और डिमेरिट देखते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन पर्पस बेस्ड या फंक्शन बेस्ड होते हैं इनके मेरिट और डिमेरिट देखते हैं। देखिए, मेरिट की बात करते हैं। इट गिव्स कोहेरेंट मिशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, जो पर्पस बेस्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होता है कि पर्पस यानी उद्देश्य या लक्ष्य पहले से मालूम होता है कि क्या करना है। तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग हैं उनका जो माइंड सेट है वो एक क्लियर माइंड सेट के साथ वो काम करते हैं और कोहेरेंसी होती है। यानी इसमें जो लोग हैं उनका पर्पस क्लियर हो जाता है और इससे क्या होता है, एक समानता बनी रहती है, कोहेरेंसी बनी रहती है और उसमें कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलता है। जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन होता है ना, एक पर्टिकुलर मिशन के तहत ये काम हो रहा होता है। जैसे सपोज कि इंडियन रेलवे है ना, तो इसका काम आपको मालूम है या इसका जो पर्पस या मिशन है वो है लोगों को या माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित पहुंचाना, है ना। इसका दूसरा जो मेरिट है ये कहता है इट एलिमिनेट ओवरलैपिंग एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। इसमें क्या होता है कि फंक्शन पहले से डिफाइन है लोगों के, या पर्पस डिफाइन है तो फंक्शन भी डिफाइन हो जाता है और इस वजह से जो है ओवरलैपिंग नहीं होती है। हर आदमी का जो काम है वो बटा होता है। यानी लोगों का जो
फंक्शन है वो पहले से बटा होता है तो डुप्लीकेशन के चांस कम हो जाते हैं कि एक ही काम जो है दो ग्रुप को दिया गया है या दो से अधिक ग्रुप को दिया गया है या एक ग्रुप को दिया गया है, इस टाइप से ये डुप्लीकेशन नहीं हो पाता है इसमें, यानी डुप्लीकेशन से इसमें छुटकारा मिल जाता है। उसके बाद कहता है इट फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी। अब देखिए चूंकि अब पर्पस मालूम है या फंक्शन मालूम है तो इसमें क्या होता है, एक अच्छी कोऑर्डिनेशन बनती है, जो लोग होते हैं मेंबर होते हैं ना, डिफरेंट फंक्शन कर रहे होते हैं ना। अब सपोज कीजिए फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, ये ऑर्गेनाइजेशन के 3 फंक्शन बटे हुए 3 लोगों में, तो इसमें क्या होता है कोऑर्डिनेशन आपस में अच्छी बनती है, ये कहने का मतलब। फिर उसके बाद कहता है इट एनेबल द फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलियर। अब देखिए अगर सपोज कीजिए किसी स्टेप पे कोई प्रोसेस में फेलियर होता है या जो डिजायर रिजल्ट है वो प्राप्त नहीं होता है तो इसको फेलियर माना जाएगा। और इससे क्या होता है कि अगर चूंकि लोगों की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो पहले से पता है कि किस आदमी का क्या काम है, तो ये इजी होता है उसको पता लगाना कि किस आदमी की फेलियर की वजह से, किस आदमी के मिस्टेक या नेग्लिजेंस की वजह से ये पर्टिकुलर फेलियर कॉज हुआ है। उसके बाद कहता है इट इज इजिली इंटेंजिबल टू द कॉमन पर्सन। अब देखिए इंटेंजिबल का मतलब है कि लोग जो हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इजिली समझ जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस है, क्या काम है ना। अब जैसे बैंकिंग ही है ना, तो लोगों को मालूम है कि बैंक का क्या काम है। जैसे पोस्टल सर्विसेज है ना, इंडियन डाक जो है, इसके भी पर्पस लोगों को इजिली इंटेंजिबल है, नहीं ये फंक्शन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, पर्पस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो कहने का मतलब है कि लोग इसको इजिली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि एक्चुअल में ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है। आगे देखते हैं। फिर उसके बाद आता है डिमेरिट, है ना, पर्पस बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके डिमेरिट देखते हैं। प्रिंसिपल बेस्ड या फंक्शन प्रिंसिपल है ना, इसको ऐसे बोलते हैं डिमेरिट ऑफ पर्पस प्रिंसिपल या फंक्शन प्रिंसिपल। इसके डिमेरिट देखते हैं। इट नेग्लेक्ट द सबऑर्डिनेट टाइप ऑफ वर्क। अब चूंकि जो फंक्शन होता है ना, तो जो मेजर फंक्शन होता है, एग्जीक्यूटिव वर्क है, जो मैनेजेरियल वर्क है ना, जो सीनियर मोस्ट जो स्टाफ होते हैं इनमें, यानी जो लोग हायर लेवल पे बैठे हुए हैं, उनके काम को ही इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलता है। तो सबऑर्डिनेट जो होते हैं ना, सहायक, इनकी जो क्लरिकल वर्क होता है, तो उसको कहीं ना कहीं उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में। इट इग्नोर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अगली जो डिमेरिट है, अब देखिए फंक्शन बेस्ड है तो ये टेक्नोलॉजी को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड काम नहीं होता है ना। इसमें जो आदमी पर्टिकुलर आदमी उसका फंक्शन होता है, तो इसमें जैसे मैनेजेरियल फंक्शन है ना, ये या सबऑर्डिनेट का फंक्शन है, तो इस टाइप से। तो इसमें टेक्नोलॉजी को उतनी इम्पोर्टेंस या बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी पे ध्यान नहीं दिया जाता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में। इट लीड टू डिपार्टमेंटलिज्म इन थिंकिंग। अब देखिए जो फंक्शन है ना, हर आदमी का फंक्शन बटा हुआ है या पर्पस क्लियर है, तो डिपार्टमेंट इसमें क्रिएट हो जाता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें डिपार्टमेंट बन जाता है ना। सपोज कीजिए एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सैनिटेशन और वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट हो गया, फिर उसके बाद रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट या ये सपोज कीजिए हेल्थ डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट बट गए किसी ऑर्गेनाइजेशन में। अब गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट है, इसमें डिपार्टमेंटलिज्म डेवलप हो जाती है, यानी जो थिंकिंग है लोगों की, इसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में ही सोचते हैं या जो उनका काम है, तो एक डिपार्टमेंटलिज्म डेवलप हो जाता है ना। तो कहीं ना कहीं एक क्लोज मेंटेलिटी डेवलप हो जाती है, वो सिर्फ उसी डिपार्टमेंट के बारे में जिसमें वो काम कर रहा है उसी के बारे में बता पाते हैं या उसी के बारे में सोच पाते हैं। इसमें एक आप यहाँ नोट देख सकते हैं, जो हेल्डन कमेटी थी ब्रिटेन में, जो 1918 से 1919 तक कार्यरत थी। उसके बाद जो फर्स्ट हूवर कमेटी ऑफ यूएसए, जो 1949 से 1950 के बीच में काम कर रही थी। उसके बाद स्टडी टीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो आई थी इंडिया में, ERC 1966 से 1970 के बीच में जो काम कर रही थी। इन तीनों कमेटी ने इस प्रिंसिपल को रिकमेंड किया था, यानी फंक्शन बेस्ड यानी फंक्शन प्रिंसिपल या पर्पस प्रिंसिपल को रिकमेंड किया था ऑर्गेनाइजेशन के क्रिएशन के लिए इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंसर्न कंट्री।
अब कमेंट में बता सकते हैं जो हेल्डन कमेटी है, जो फर्स्ट हूवर कमेटी है और जो ARC है, इनका मेन मोटो क्या था इनके क्रिएशन के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए। आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए जो है सेकेंड P की हम बात करने जा रहे हैं। सेकेंड P जो है इसमें ये है प्रोसेस की बात करने जा रहे हैं। अब देखिए इसका जो मतलब है प्रोसेस का, इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये टेक्निक या स्पेशलाइज्ड स्किल को यूज करता है टू परफॉर्म द वर्क ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। अब हर ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी पर्टिकुलर उद्देश्य को लेकर काम करता है, लेकिन ये जो प्रोसेस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें जो काम होते हैं वो स्पेशलाइज्ड स्किल वाले काम होते हैं या टेक्निक्स ओरिएंटेड काम होते हैं। यानी जो लोग होते हैं वो किसी खास टेक्निक या स्किल में माहिर होते हैं और वही लोग इसमें काम करते हैं। जैसे सपोज कीजिए एग्जांपल जो दिया हुआ है, स्पेस डिपार्टमेंट, ओशियन डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। अब देखिए स्पेस डिपार्टमेंट जो है तो ये भी एक स्किल ओरिएंटेड डिपार्टमेंट है, यानी जो लोग इसमें काम करेंगे वो स्पेस साइंस के, यानी स्पेस साइंस का जो नॉलेज होगा वही लोग इसमें काम करेंगे। ओशियन डिपार्टमेंट में जो लोग ओशियन से रिलेटेड जो एक्सपर्टीज या जो नॉलेज है उसको गेन करने के बाद उसकी डिग्री लेने वाले लोग ही इसमें काम कर पाएंगे। वैसे ही लॉ डिपार्टमेंट जो है इसमें कानून के जो ज्ञाता लोग हैं, है ना, जैसे जूरिस्ट हो गए या वकील हो गए या जज हो गए, वही लोग ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करेंगे, है ना। तो ये हो जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है स्किल ओरिएंटेड यानी एक्सपर्टीज इसमें इसेंशियल हो जाता है इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन में। इसके मेरिट को देखते हैं। इसका मेरिट जो है प्रोसेस प्रिंसिपल की क्या क्या मेरिट होती है, तो इट फैसिलिटेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब चूंकि काम ही स्पेशलाइज्ड है ना, अब जैसे लॉ है ना, लॉ डिपार्टमेंट, तो इसमें जो लोग काम करे वो कानून में अपनी स्पेशलिटी रखते हैं ना, स्पेशलिटी रखते हैं ना, उनकी जो विशिष्ट नॉलेज है वो लॉ से रिलेटेड होता है। उसके बाद कहता है इट इंश्योर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्निकल स्किल। अब देखिए सपोज कीजिए जैसे टाटा है ना, टाटा है या माइक्रोसॉफ्ट है, ये सारे जो है ये कहीं ना कहीं टेक्निकल स्किल यूज होता है इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में। जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो टेक्निकल नॉलेज के आधार पे ही वो बना सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि इसमें जो लोगों का जो नॉलेज है उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाता है, क्योंकि काम ही वैसा है, उसमें रिक्वायरमेंट ही वैसे लोगों के स्किल की है, तो उनका भरपूर इस्तेमाल होता है उनके नॉलेज का। उसके बाद कहता है इट सिक्योर इकोनॉमी ड्यू टू मैक्सिमम यूज ऑफ लेबर सेविंग मशीनरी। अब चूंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है टूल्स और टेक्निक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें क्या होता है जो मशीनरी यूज होता है उससे कहीं ना कहीं लेबर सेविंग होता है ना, मैनुअल वर्क की जरूरत नहीं होती है, तो लेबर सेविंग हो जाता है। इसमें टूल यूज होता है। अब एक कई आदमी का काम जो है एक टूल कर देता है ना, तो इसमें क्या होता है कि लेबर सेविंग होता है, और लेबर सेविंग हो जाए से सपोज कीजिए कि जो अब जितने लोग काम करेंगे उतनी सैलरी देनी पड़ेगी, तो उनके जगह पे एक टूल यूज करके या एक मशीन यूज करके हम लेबर बचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम इकोनॉमी को फायदा पहुंचा रहे हैं, यानी एक्सपेंडिचर कट आउट हो रहा है ना, एक्सपेंडिचर जो है कट डाउन हो रहा है लेबर सेविंग की वजह से, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी सिक्योर हो जाती है, इकोनॉमी का ही पैसा बचता है। उसके बाद जो है अगला जो मेरिट है ये कहता है कि इट इनकरेज कोऑर्डिनेशन इन द टेक्निकल वर्क। अब सारे जो टेक्निकल वर्क ही है ना, ये लेबर या ये एक्सपर्ट या एक्सपर्ट, ये सारे जो है टेक्निकल ओरिएंटेड काम होते हैं, तो इनके आपस में कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा मिलता है इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में। एंड कहता है कि इट इज कंड्यूसिव टू द डेवलपमेंट ऑफ कैरियर सर्विसेज। अब देखिए कैरियर सर्विसेज का मतलब है प्रोफेशनल सर्विसेज, है ना, यहाँ इसका ये मतलब है प्रोफेशनल सर्विसेज। जैसे कि सपोज कीजिए लॉ वाला जो डिपार्टमेंट है उसमें वकील होंगे ना, एडवोकेट, वैसे जो सपोज कीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है ना, कोई कंपनी है जो मैकेनिकल इंजीनियर को वर्क देती है, तो कहीं ना कहीं ये स्पेशलाइज्ड वर्क है। फिर वैसे माइक्रोसॉफ्ट है ना, इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते, तो ये सारे जो काम होते हैं प्रोफेशनल
लोग ही करते हैं इस काम को। तो इस टाइप से क्या होता है कि एक प्रोफेशनल सर्विस डेवलप हो जाती है, यानी कैरियर सर्विस जो है कि डेवलपमेंट के लिए इस टाइप का इन्वायरमेंट अच्छा होता है ना। कहने का मतलब इसका यही है कि इट इज कंड्यूसिव टू द डेवलपमेंट ऑफ कैरियर सर्विसेज या प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, है ना। आगे देखते हैं इसके डिमेरिट देखते हैं। इट इज लिमिटेड यूज, है ना, इट इज ऑफ लिमिटेड यूज एज इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन नॉन टेक्निकल एक्टिविटी। अब सपोज कीजिए कोई माइक्रोसॉफ्ट का इंजीनियर है ना, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसका तो काम है इंजीनियरिंग का, वो सॉफ्टवेयर से ही रिलेटेड काम कर सकता है। तो इससे क्या होता है कि इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक पर्टिकुलर टास्क है, तो उसी टास्क को करेगा। तो इसकी जो काम करने की जो वो है, क्या बोलते हैं, डोमेन है, वो लिमिटेड है, यानी ये लिमिटेड यूज के लिए है। इसका बाकी नॉन टेक्निकल एक्टिविटी में इसका कोई काम नहीं है, इसका कहने का मतलब यही है। इट गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू द मीन देन एंड। अब देखिए जो मीन होता है ना, एक होता है मीन और एक होता है एंड, है ना। एंड का मतलब है कि हमें क्या प्राप्त करना है, मीन को इस्तेमाल करके या माध्यम को इस्तेमाल करके या सोर्स, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो मीन है, यानी जो साधन है, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कंपेयर टू एंड, यानी जो हमें प्राप्त करना है, यानी लक्ष्य को उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है, इसमें मीन को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है। और इस वजह से होता है इसमें टूल्स और मशीनरी जो होती हैं वो उन पे ज्यादा फोकस होता है, और उन पे फोकस करने के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन में ओब्वियसली जो एंड होता है वो इजीली प्राप्त हो जाती है। यानी अगर आप माध्यम पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो तो माध्यम को आप इकट्ठा करेंगे, अच्छी क्वालिटी की मशीनरी लाएंगे, अच्छे लोग लाएंगे जो हायर स्किल रखते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो आपका एंड भी है तो वो भी इजीली, है ना, ऑटोमेटिकली एंड भी आपका अचीव होगा इजीली, और क्वालिटी भी होगा, एंड जो प्रोडक्ट जो मिलेगा या जो भी आपको सर्विस मिलेगी। इट डेवलप प्रोफेशनल एरोगेंस एंड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें क्या होता है कि सपोज कीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसमें अलग अलग लोग हैं, अलग अलग इंजीनियर हैं जो काम कर रहे हैं, तो इनमें आपस में कहीं ना कहीं एक टाइम पे इनमें एक एरोगेंसी आ जाती है कि मैं काबिल हूँ, वो मेरे से कमजोर है, या पर्टिकुलर जो बंदा है वो मेरे जितना स्किल्ड नहीं है। ये तो इस टाइप की इनमें एक वो आ जाती है कि दिखावापन बोल सकते हैं इसको, है ना। एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी भी होता है लोगों का, जो लोग एक दूसरे से काबिल बनने लगते हैं, जहाँ पे इस टाइप की कंपैरिजन शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली कि वो अच्छा है, क्योंकि उनका वहाँ पे अपना स्किल दिखाने का मौका मिलता है। इट नेग्लेक्ट द सर्विसेज ऑफ द जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। अब देखिए जो इंजीनियर्स है ना, वो कहीं ना कहीं, अब सपोज कीजिए जो गवर्नमेंट का कोई PSU है ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जहाँ पे कोई इंजीनियरिंग वर्क परफॉर्म किया जाता है पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, तो वहां पे अगर DM साहब चले गए उसको विजिट कर, तो DM साहब को उतना उस मामले में इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा, है ना। इंजीनियर घूम फिर के यही बात करेंगे कि इनको क्या पता, ये तो कलेक्टर है ना, अंदर की बात इनको थोड़ी पता कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो इस लिहाज से क्या होता है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटर को इसमें नेग्लेक्ट कर दिया जाता है इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, यानी उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाता है। फिर उसके बाद जो है आपको तीसरा P जो है ना, थर्ड P है पर्सन, है ना। पर्सन यानी क्लाइंट। इसका यहाँ मतलब है क्लाइंट, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है क्लाइंट बेस्ड होता है, यानी यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्लाइंट को ध्यान में रख के बनाया जाता है, वो किस लिए काम कर रहा है। जैसे सपोज कीजिए बैंकिंग है ना, तो बैंकिंग भी क्लाइंट ओरिएंटेड बोल सकते हैं, है ना, लोगों के। तो लोगों की बैंकिंग सेवा को ध्यान में रख के बैंक अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, या जो प्रोडक्ट और सर्विस देती है लोगों को ध्यान में रखे कि बैंकिंग। उसी टाइप से सपोज कीजिए क्लाइंट बेस्ड और भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जैसे कि आप ले लीजिए कोई कंपनी आपको क्लॉथ बनाती है ना, क्लॉथ बनाने वाली कोई कंपनी है, हालांकि तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। और तो इसमें क्या है कि ये इनको
इतना ध्यान रखना है कि हमने किस टाइप के क्लॉथ बनाने और किसके लिए बनाने, लेडीज के लिए बनाने, बच्चों के लिए बनाने। तो कहने का मतलब यही है कि ये क्लाइंट बेस्ड या कंज्यूमर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इट मीन्स द ग्रुप ऑफ पीपल और क्लाइंट सर्व्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। यहाँ पे चूंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, इसमें उसी टाइप का यानी गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन दिए हुए हैं। तो इसमें रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, वीमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड सो ऑन, ये सारे जो हैं क्लाइंट ओरिएंटेड डिपार्टमेंट है। अब इसकी मेरिट की बात करते हैं। इट मेक्स वन एजेंसी रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द नीड्स ऑफ अ ग्रुप। अब देखिए, सपोज करिए वीमेन वेलफेयर की बात हो रही है, तो इसमें क्या होगा, जो एजेंसी होगी वो वीमेन वेलफेयर से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज होगी या जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो पर्टिकुलर एजेंसी को दे दिया जाएगा। इट फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर द बेनिफिशियरीज। अब सपोज कीजिए जो ट्राइबल लोग हैं, है ना, तो उनके लिए जो भी सर्विसेज अवेलेबल है वो पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन उनके वेलफेयर के लिए या इसके लिए जो उसको अपॉइंट किया गया है, तो जो भी सर्विसेज है उसमें एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा, है ना। जो भी सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी, क्योंकि एक एजेंसी इसके लिए काम करती है, तो इसमें एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बन जाता है कि कौन सी सर्विस कैसे दिया जाएगा। It established close relationship between the target group and the agency। अब सपोज कीजिए जो पीडीएस सिस्टम है ना, पीडीएस सिस्टम है, जैसे राशन जो दिया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि जो एजेंसी काम कर रही है, पीडीएस दे रही है, और जो लोग हैं राशन ले रहे हैं, उनमें एक कोऑर्डिनेशन बन गया है ना। उनको तुरंत पता चल जाता है कि राशन आया और वो चले जाते हैं और अपना राशन लेके आ जाते हैं। तो एक है ना कोऑर्डिनेशन डेवलप होने के चांसेस बने होते हैं इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि लोग और एजेंसी के बीच में कम्युनिकेशन हमेशा बना रहता है, तो कोऑर्डिनेशन भी ऑब्वियसली बनेगा। इट एनेबल होलिस्टिक अप्रोच टू द प्रॉब्लम। अब देखिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये काम कर रही है ट्राइबल के लिए। अब इनको सारे जो ट्राइबल के जो टास्क हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, रिहेबिलिटेशन, वाटर सप्लाई, है ना, एजुकेशन, है ना, ये सारी चीजों का ये पर्टिकुलर एजेंसी इसका मुआयना करके और उसके हिसाब से पॉलिसी बनाती है, और इस वजह से एक होलिस्टिक अप्रोच डेवलप हो जाता है इनके हर प्रॉब्लम को दूर करने की, और एक वेलफेयर इनको मिलता है हर लिहाज से, बोल सकते हैं आप। उसके बाद जो है डिमेरिट देखते हैं। पर्सन बेस्ड यानी क्लाइंट बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसकी डिमेरिट लीड टू द क्रिएशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डिपार्टमेंट, दस रिजल्ट इन व्हाट द हेल्डन कमिटी कॉल्ड लिलीपुटियन डिपार्टमेंट। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें क्या है कि सारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी सारे जो नीड्स है, अभी हमने देखा जो लोगों के नीड्स, अब ट्राइबल के ले लीजिए तो ट्राइबल को एजुकेशन चाहिए, घर चाहिए, पानी चाहिए, हेल्थ चाहिए, राशन चाहिए, है ना, और इनका कल्चरल जो ट्रेडिशन है उसको प्रिजर्व करने के लिए हेल्प चाहिए इनको। तो इसमें क्या होता है कि डिपार्टमेंट बन गया, है ना, गवर्नमेंट ने सारे डिपार्टमेंट बना दिए, हेल्थ, एजुकेशन, राशन, है ना, रिहेबिलिटेशन। तो इसमें क्या होगा कि छोटे छोटे डिपार्टमेंट डेवलप हो जाए। तो इसी टेंडेंसी को हेल्डन कमिटी ने इसको कहा है लिलीपुटियन एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें नंबर ऑफ स्मॉल डिपार्टमेंट क्रिएट होने के टेंडेंसी होते हैं, है ना, तो इसको लिलीपुटियन एडमिनिस्ट्रेशन हेल्डन कमिटी ने कहा था। आगे देखिए, इट क्रिएट्स जुरिसडिक्शनल डिस्प्यूट। अब देखिए जो डिपार्टमेंट्स हैं, है ना, कहीं ना कहीं इनमें ये आ जाता है कि हम कौन सी सर्विस देंगे, है ना, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कौन सी सर्विस देगा, तो इसमें कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी इनमें ये क्या बोलते हैं, इनमें डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है कि
हमारा क्या फंक्शन होगा, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का क्या फंक्शन होगा, तो कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग भी होने लगती है और इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है। कंफ्यूजन क्रिएट होने की वजह से जो उनका फंक्शन है ना, उनको अगर स्पष्ट डिफाइन नहीं है तो दिक्कत आने लगती है। उसके बाद कहता है कि इट वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन ड्यू टू मल्टी फंक्शनल कैरेक्टर। अब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको सारे काम दिए जा रहे हैं, तो इसमें चांसेस है कि ये जो है स्पेशलाइज नहीं होगा, इसको सारे काम करने हैं, तो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए स्पेशलाइजेशन संभव नहीं होता है। इसमें बेशक डिपार्टमेंट डेवलप हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर काम को कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन भी बनाना पड़ता है एक दूसरे के साथ, है ना। और इस वजह से क्या होता है कि एज ए होल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका मल्टी फंक्शनल कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, यानी वो एक ऑर्गेनाइजेशन हर काम को उसको परफॉर्म करना पड़ता है जो भी उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ क्लाइंट के लिए जरूरी है। उसके बाद कहता है इट मेक्स ऑर्गेनाइजेशन वनरेबल टू द इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंसेज ऑफ प्रेशर ग्रुप। अब प्रेशर ग्रुप आपको पता होगा, लोकल लेवल पे प्रेशर ग्रुप होता है ना। अब सपोज कीजिए कोई फैक्ट्री लग रही है ना, यहाँ कोई फैक्ट्री लगाई जा रही है, उड़ीसा में ही ले लीजिए, तो यहाँ के जो ट्राइबल लोग होंगे वो कहीं ना कहीं इनका जो प्रेशर है, ये ग्रुप है ना ट्राइबल लोगों का, ये प्रेशर क्रिएट करेंगे कि यहाँ फैक्ट्री नहीं लगेगी, ये हमारा लैंड है, या हम यहाँ फैक्ट्री नहीं लग देंगे। इस टाइप की चीजें और भी जगह पे डेवलप हो जाती है। जैसे बंगाल में हुआ था ना, टाटा या नैनो की फैक्ट्री लगानी थी सिंगूर में, तो वहां पे जो लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया था वहां के लोग, तो फैक्ट्री नहीं लग पाई है ना, फैक्ट्री नहीं लग पाई कि बंगाल में फैक्ट्री नहीं लग पाई थी टाटा की। तो इस टाइप से प्रेशर ग्रुप जो होता है लोगों, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी या गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है उसको इन प्रॉपर तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, या अपने क्या बोलते हैं हिडन एजेंडा के लिए। उसके बाद जो है आपको चौथा बेस है, यानी चौथा पी जो है ये है प्लेस, यानी एरिया, है ना। इसका मतलब एरिया या जोन, है ना। ज्योग्राफी से इसका कनेक्शन है, लैंड, पर्टिकुलर लैंड एरिया, है ना। अब देखिए इसको बोल, इट मीन्स द टेरिटोरियल एरिया कवर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन एक्सटर्नल ऑन प्लेस आर। देखिए यहाँ कुछ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दिए हुए हैं, एक्सटर्नल अफेयर एंड टेरिटोरियल डिवीजन विद इन इट, ये भी एक प्लेस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ये भी एक प्लेस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। जोनल ऑफिस ऑफ रेलवे, ये भी प्लेस या एरिया बेस्ड बोल सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब इसमें देखिए इसके मेरिट देखते हैं। अब देखिए प्लेस की बात हुई, ये जो इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन होता है किसी पर्टिकुलर एरिया या प्लेस के लिए काम कर रहा होता है। इट फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड विद इन अ स्पेशलाइज्ड एरिया। देखिए इसमें जैसे आप, है ना, रेलवे है ना, रेलवे की जोनल जो रेलवे का जोनल ऑफिस, तो ये पर्टिकुलर जोन के लिए ही काम करता है। उसमें रेलवे की जो भी रिक्वायरमेंट है रेलवे के लिए उसको ये देखता है ना, ये यानी इसका जो है किसी पर्टिकुलर जोन से इसका मतलब होता है, रेलवे के बाकी जोन से इसका कोई लेना देना, उसी जोन के लिए काम कर रहा होता है जिस जोन के लिए ये एस्टेब्लिश्ड हुआ है ना। अब इंडिया में शायद आप बता सकते हैं, इंडिया में शायद रेलवे के 6 या 7 जोन हैं, उसको आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद कहता है कि इट अलाउ द एडेप्टेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी टू द नीड ऑफ एरिया कंसर्न। अब सपोज कीजिए भारत देश है ना, तो इसमें जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं ना, मेघालय, सिक्किम, है ना, फिर उसके बाद अरुणाचल, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, तो इनके नीड के हिसाब से गवर्नमेंट की जो नेशनल पॉलिसी है उसको मॉडिफाई किया जाता है, क्योंकि इनका ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है, क्लाइमेट भी कहीं ना कहीं बाकी भारत के
जो क्लाइमेट है उससे अलग हो जाता है, तो यहाँ के लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी अलग हो जाती है, और इनके वेलफेयर के लिए जो पॉलिसी होगी वो थोड़ी मॉडिफाई करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब इसका यही है कि उस एरिया के हिसाब से नेशनल पॉलिसी को मॉडिफाई किया जाता है, और वहाँ की क्या ज़रूरत है उस हिसाब से उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है, और वहाँ के लोगों की क्या ज़रूरतें हैं उसको फिर फुलफिल करने की कोशिश की जाती है। फिर अगली जो मेरिट है ये कहता है कि इट इज़ सूटेबल इन द केसेज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस एंड कम्युनिकेशन डिफिकल्टी। सपोज कीजिए कोई राज्य है ना, इसका कैपिटल यहाँ है या शहर दूर दूर है, लेकिन यहाँ लोग बसे हुए हैं और इनकी कुछ ज़रूरतें तो उसको पूरा करना है। सपोज कीजिए यहाँ डैम ही है ना, कोई नदी है, यहाँ डैम बनाने हैं, तब डैम की जो ऑफिस होगी यहाँ थोड़ी बना सकते हैं, दिक्कत हो जाएगा। तो जहाँ डैम है उसके आसपास ही इसके लिए हमें वो बनानी पड़ेगी ऑफिस, ताकि वहाँ से उसको इजीली कोऑर्डिनेट किया जाए, डायरेक्ट किया जाए और कंट्रोल किया जाए जो भी एक्टिविटी होनी है यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि ये सुटेबल होता है उस पर्टिकुलर केस में जो कि दूर है ना, कोई ऐसा काम हो रहा है जहाँ की दूरी ज़्यादा है। अब जैसे माइनिंग वाला ही वर्क है ना, सपोज कीजिए यहाँ माइनिंग हो रहा है ना, जैसे झारखंड में ही होता है वो, तो यहाँ अगर कोई इनको कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी बनानी है तो इसके आसपास ही बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए ये प्लेस बेस्ड एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है टू कंट्रोल द माइनिंग एक्टिविटी। उसके बाद कहता है इट सिक्योर इकोनॉमी ड्यू टू रिडक्शन इन ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन। अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करना अगर डेली पड़ जाए तो काफ़ी पैसा लगेगा, है ना, आने जाने में और ट्रांसपोर्टेशन में। अब चूंकि यहाँ पे ऑफिस बन गया इस एरिया में तो इजी हो गया, यहाँ से जो पर्सोनल होंगे, जो ऑफिसर्स होंगे, इसको इजीली मैनेज कर पाएंगे, है ना। तो इसमें क्या होगा, ट्रैवल और कम्युनिकेशन में जो खर्चा आएगा वो बच जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए फायदे में है ना, एक्सपेंडिचर सेविंग इज गुड फॉर एनी इकोनॉमी। अब इसके डीमेरिट को देखते हैं। इट कंट्रावेन टू द यूनिफॉर्मिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट है ना, अब नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी, तो ये नेशनल पॉलिसी से कहीं ना कहीं ये थोड़ा हटके होगा, है ना, मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्मिटी जो है नेशनल पॉलिसी में वो कंट्राडिक्ट होगा, यानी उससे ये मिसमैच होना शुरू हो जाएगा। इसका कहने का मतलब यही है। उसके बाद डिमेरिट देखते हैं। डिमेरिट ऑफ द प्लेस प्रिंसिपल, इट फोस्टर द लोकलिज्म एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल आउटलुक एंड सॉलिडरिटी। अब देखिए जैसे नागालैंड में ही होता है ना, नागालैंड में जैसे गवर्नमेंट नेशनल पॉलिसी को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं डाउट में रहते हैं या उनको शक होने लगता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, और ये लोकलिज्म स्तर पे जो है कहीं ना कहीं सोचने लगते हैं और एक लोकलिज्म डेवलप होता है, और जो बाकी देश की जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है वो कहीं ना कहीं खतरे में आने लगती है। यानी यहाँ के जो लोग हैं वो अपने हिसाब से सोचना शुरू कर देंगे, वो बाकी देश के मतलब बारे में नहीं सोचेंगे, वो अपने ही बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और एक लोकलिज्म थॉट डेवलप हो जाता है। एज ए होल, एज ए नेशन लोग नहीं सोच पाते हैं, है ना। इट वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन ड्यू टू मल्टी फंक्शनल कैरेक्टर। अब देखिए कोई इस टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, तो इसको भी सारे काम खुद ही देखने पड़ते हैं, है ना। अब इसमें सपोज कीजिए अब ये कोई माइनिंग के लिए बनाई गई है ना, तो इसमें जो लोग काम कर रहे हैं अब इनके हर एक चीज को इसी अथॉरिटी को देखना है। इनकी सैलरी है ना, इनके हेल्थ, इनके क्या बोलते हैं एजुकेशन, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ही सारा जिम्मा मिल जाता है कि इसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनके हेल्थ, एजुकेशन और सबका ध्यान रखा जाए। तो कहीं ना कहीं मल्टी फंक्शनल कैरेक्टर डेवलप हो सकता है ना, या उस माइनिंग से जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधि है उन सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी, उन सबको मैनेज करने की जिम्मेदारी इनको ही मिल गई, है ना। अब जैसे सपोज कीजिए माइनिंग में बहुत सारे काम है ना,
ट्रांसपोर्टेशन भी आता है, उस माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन भी है, लाइसेंस भी है, और वहाँ की सुरक्षा भी है ना। तो इस टाइप की चीज़ें, तो कहीं ना कहीं एज ए होल ये काम मल्टी फंक्शनल हो जाता है। इट मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन वनरेबल टू द इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंसेस ऑफ रीजनल इंटरेस्ट एंड प्रेशर ग्रुप, है ना, जैसा कि हम पीछे बात कर रहे थे। तो इसमें क्या होता है कि अब मान लीजिए यहाँ पे आपने फैक्ट्री लगाई है ना, ये एरिया के लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को डोमिनेट करने के लिए उतारू रहते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, है ना। और एक अपना हिडन एजेंडा को लेकर या अपने, है ना, पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर कंपनी पे दबाव बनाना शुरू कर देते हैं, या अपनी जो भी उल्टी सीधी मांगे हैं वो रखना शुरू कर देते हैं, और अदरवाइज एक थ्रेट क्रिएट करने लगते हैं ना, एक डराने वाली माहौल क्रिएट करने लगते हैं कि हम फैक्ट्री बंद करा देंगे, या इसकी जो सप्लाई है वाटर सप्लाई काट देंगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई अगर हो रही है तो उसमें प्रॉब्लम कर देंगे, या लेबर सप्लाई रुकवा देंगे। तो इसमें जो लोग काम करेंगे वो ज़्यादातर लोकल ही होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो है इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस का खतरा रहता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लेस ओरिएंटेड होता है। इसमें एक नेशनलिस्ट थिंकिंग नहीं आ पाती है ना, इसमें लोकलिज्म थिंकिंग रहती है, जिस वजह से भी लोकल लोगों का वर्चस्व और प्रभाव बना रहता है, और गलत तरीके से बना तो कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डूब भी सकती है, यानी घाटे में जा सकती है, वो अच्छे से काम नहीं कर सकती है ना, वो अपने पर्पज से भटक सकती है। तो आज इस वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजेशन के बेस की बात की, जिसमें हमने 4 P देखे। अब इसको हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। अब देखिए 4 P है ना, पर्पस यानी इसका मतलब है फंक्शन ओरिएंटेड, प्रोसेस यानी ये टेक्निकल स्किल और एक्सपर्टीज यूज होता है इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, जो प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। फिर उसके बाद कहता है पर्सन ओरिएंटेड, यानी ये क्लाइंट ओरिएंटेड हो गया, यानी जिसमें पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। फिर उसके बाद प्लेस ओरिएंटेड है, जिसमें कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है किसी पर्टिकुलर प्लेस के रिक्वायरमेंट के लिए बनाई जाती है वहाँ, है ना, जैसे कि डैम हो गया, है ना, या किसी पर्टिकुलर एरिया के जो ट्राइब लोग हैं उनके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, तो ये प्लेस ओरिएंटेड हो गई, है ना। जैसे चाय बागान की कोई वो है ना, सपोज ये असम में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ के चाय बागान को मैनेज करती है, तो प्लेस ओरिएंटेशन हो गया। तो ये है आपको मेरिट डिमेरिट। अगली वीडियो में जो है हम आपको हायरार्की की बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की क्या होता है और इसके प्रिंसिपल को देखेंगे, है ना। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टेक केयर, गुड बाय।